in Sirsa, and with me is Anshul Chhatrapati, son of slain journalist Ramchandra Chhatrapati. Anshul had a very long fight in the courts to get the Dera Sacha Sauda chief Ram Rahim Singh convicted in the case of his father's murder. Ram Rahim is now on parole. In fact, he is on parole for the 15th time, and he is out of jail now. He is residing in his at his Dera headquarters in Sirsa. He was convicted for the murder of his father Ramchandra Chhatrapati as well as the rape cases of Sadhvis. Let's talk to Anshul Chhatrapati about his struggle when he got the accused, his father's murder accused, Ram Rahim Singh, convicted, and later on how his life has been going on आफ्टर दैट. अंशुल जी, अभी राम रहीम सिंह जो है, जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं, उनको पैरोल मिली है और वो 15वीं बार पैरोल पे बाहर आए हैं. 2017 में उनका कन्विक्शन हुआ था. तो ये बड़ा एक विवादित बात है कि बार बार उनको पैरोल मिल रही है, 15वीं बार पैरोल मिली है. तो इसका आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, ये जब सजा सुनाई गई गुरमीत राम रहीम को 2017 में और उसके बाद रेप के मामले में और उसके बाद 2019 में हमारे फादर के मामले में मर्डर केस में सजा सुनाई गई, तब से लेकर आज तक लगातार राम रहीम जो है वो जेल. लेकिन जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल या फरलो का वो दिया जा रहा है, तो हमारा ये कहना है कि राम रहीम जो है वो एक तरीके से 3 सजाएं काट रहा है. इससे पहले 4 काट रहा था. वो बात अलग है कि उसको पैरोल जब दी गई उस वक्त भी उसको 4 सजाएं थी. अब एक में वो एक्विट हो चुका है लीगली अगर देखा जाए तो लॉ के हिसाब से. लेकिन उसके अलावा 2 रेप के सजाएं हैं, एक मर्डर की सजा है. दोनों रेप की सजाएं 10-10 साल की हैं. उसके अलावा जो मर्डर के केस में कन्विक्शन है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है. तो इस हिसाब से वो 3 सजाएं भुगत रहा है. और चौथा जो मर्डर केस जो कन्विक्शन जिसमें हुआ था और एक्विट हुआ हाई कोर्ट से, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जो है वो चैलेंज हो चुका है. हाई कोर्ट का फैसला, उसमें SLP मूव हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में नोटिस किया कंसर्न पार्टीज को. तो वो मामला भी मैं ये कहूँगा कि लॉ के हिसाब से अभी वो पेंडिंग है, सब्जुडाइज है. उसके अलावा हम देखें तो जो मामले अभी पंजाब के अंदर बेअदबी का मामला है वो भी मैटर सब्जुडाइज है. उसके अलावा एक जो कास्ट्रेशन का मामला है, तो कास्ट्रेशन का मामला भी अभी अंडर ट्रायल है. उस मामले में गवाहियां चल रही हैं जो अपनी तरह का, बिल्कुल मुझे लगता है कि इकलौता पूरे वर्ल्ड का ऐसा मामला होगा जिसमें साधुओं के अंडकोश ऑपरेशन करके निकाल दिए गए और धर्म के नाम पर उनको नपुंसक बना दिया गया. तो ये वो मामला जो है वो भी अंडर ट्रायल है, जिसमें अभी थोड़े समय पहले उसके कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन मूव किया कि मैंने USA में शरण लिया और मेरी लाइफ को थ्रेट है और मैं अगर इंडिया आऊँगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है. तो मेरी गवाही जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा दी. कोर्ट ने उसको अलाउ भी किया. वो मामला अभी अंडर ट्रायल है. आज भी उसके विक्टिम्स को, कंप्लेनेंट्स को थ्रेट है लाइफ को. तो एक्ट जो कहता है, एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये नहीं है कि आप कितने मामलों में सजा याफ्ता है प्रिजनर. अगर उसके खिलाफ FIRs, नंबर ऑफ FIRs हैं तो वो रिपीटेड ऑफेंडर माना जाएगा, वो हार्डकोर क्रिमिनल माना जाएगा. ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको अलग अलग मामलों में सजा हो चुकी हो. जिन मामलों में गुरमीत राम रहीम को सजा हो चुकी है और वो सजा वो भुगत रहा है, कन्विक्शन में है, कस्टडी में है, वो मामले अगर देखा जाए तो वो मतलब कानून के हिसाब से वो हीनियस क्राइम्स है, रेप और मर्डर. उसके अलावा जिन मामलों में अभी वो अंडर ट्रायल है, सब्जुडाइज है मामले, वो भी हीनियस क्राइम्स है. तो नंबर ऑफ FIRs, नंबर ऑफ कन्विक्शंस, उसके बावजूद स्टेट कहता है कि ये बंदा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है. लेकिन जो आज का जो एक्ट है, द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट, वो एक्ट आज भी अगर देखा जाए तो गुरमीत राम रहीम जैसे प्रिजनर को वो बार करता है पैरोल पर आने
के लिए या फरलो दिए जाने के लिए स्टेट को बाहर करता है वो। लेकिन जिस बेशर्मी से आज भी हमारी स्टेट मशीनरी जो है वो बार बार उसको जस्टिफाई कर रही है कि वो हर एक प्रिजनर का राइट बनता है। पैरोल कभी भी प्रिजनर का राइट नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है कि वो किसे दिया जा रहा है किसे नहीं दिया जा रहा है, ये स्टेट देखता है। और जिस तरीके से अभी स्टेट के मुखिया जो है वो लगातार एक बयान दे करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि देखिए ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखता है, कोर्ट ने दिया है पैरोल स्टेट का, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि आप कैसे एक वीआईपी कैदी को पहले पैरोल और फरलो देते हैं और फिर वो गेम जो है वो आप जुडिशरी के पाले में धकेल देते हैं, जबकि इसमें कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है किसी भी तरीके का। ये टोटली जो है स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है पैरोल देना ना देना, और स्टेट ही दे रहा है, स्टेट मशीनरी दे रही है। जेल अथॉरिटीज या हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो ये तय करती हैं, लेकिन ये क्योंकि एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और हाई प्रोफाइल कैदी है, तो ऐसे मामलों में नो डाउट कि स्टेट का दबाव जो है स्टेट मशीनरी के ऊपर रहता है। वो जिस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा रहा है ये बेशर्मी भरा है, एक रिपीटेड ऑफेंडर है। जी, क्वेश्चनेबल है ये, एक रिपीटेड ऑफेंडर है हीनियस क्राइम्स में, और ऐसे व्यक्ति को पैरोल जो एक्ट के अकॉर्डिंग भी वो नहीं बनता है। लेकिन जिस तरीके से बार बार जो स्टेट मशीनरी कर रही है, इसमें मनमानी कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पीड़ितों के साथ, विक्टिम्स के साथ, या मामले जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं उनके गवाहों के साथ, उनके कंप्लेनेंट्स के साथ, ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो आप के फादर जो रामचंद्र छत्रपति थे उनका मर्डर हुआ था और उस केस में आपकी एक लंबी स्ट्रगल रही, आप उसमें विटनेस थे, तो अभी उनको बार बार पैरोल मिल रही है, तो आपको कोई थ्रेट फील होता है, किसी तरह का आपको थ्रेट है? थ्रेट की जहाँ तक बात की जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्रेट सिर्फ वो नहीं होता कि कोई बंदूक जो है वो आपके बिल्कुल ला करके आपके सिर पर तान दे या छुरा आपके गले पर लगा ले और आप ये कहें कि हाँ फला आदमी ने मेरे ऊपर बंदूक तानी इसलिए अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को थ्रेट है। थ्रेट का मतलब ये नहीं, हमने अपने फादर को खोया, हमारे फादर की गोली मारकर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हमारे फादर ने जुलाई 2002 में 2 जुलाई 2002 को हमारे फादर ने एक एसपी सिरसा को एक लेटर लिखा। उस लेटर में इन सारे घटनाओं का उन्होंने विवरण दिया, हवाला दिया कि कैसे उनकी लाइफ को थ्रेट है, किस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीकों से उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और उन्हें टेरराइज करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ों का उनके लेटर में हवाला था, बावजूद उसके उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके बाद उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ। और ये कहना कि हमले के पीछे, क्योंकि उस वक्त जब हमला हुआ तो लगातार हमारी जो स्टेट पुलिस है, स्टेट मशीनरी है, वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी डेरा की तरफ से। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि जो मौके पर जो हमलावर पकड़ा गया उसके पास जो वेपन था, जो वॉकी टॉकी सेट था, वो सारी चीज़ें, वॉकी टॉकी सेट का लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के नाम था, वेपन जो था वो भी लाइसेंसी वेपन था डेरा के मैनेजर किशन लाल के। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही थी डेरा सच्चा सौदा की तरफ कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो डेरा के अंदर हुई और वहीं से ये हमलावर जो है, जो शूटर्स हैं, वो भेजे गए। इसके बाद भी जिस तरीके से स्टेट मशीनरी ने, स्टेट पुलिस ने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो ये एक दबाव था। इतना सब होने के बावजूद हमारे फादर बार बार ये कहते रहे कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें घटित हुई। हमने इस मामले को लगातार इतने सालों तक लड़ा कोर्ट के अंदर, एक पावरफुल अपराधी के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ, एक ताकतवर, मैं ये कहूँ कि वो अपराधी है जिसने ये अपराध किए हैं, उसका एक बड़ा साम्राज्य है, वो हर एक चीज़ को प्रभावित कर सकता है अपने धन बल, बाहुबल के सर पर। तो
इन चीज़ों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी लाइफ को थ्रेट नहीं है। लाइफ को थ्रेट लगातार बना हुआ है। आज भी जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कास्ट्रेशन वाला मामला है, उसमें कंप्लेनेंट आज भी एप्लीकेशन मूव कर रहा है कि उसकी लाइफ को थ्रेट है। उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप देखिए कि मेरे फादर के मर्डर के बाद एक जो अनोनिमस लेटर वाला मामला था, जिसमें 2 लड़कियों ने गवाही दी और गुरमीत राम रहीम को 10-10 साल 20 साल की सजा। वो मामला एक अनोनिमस लेटर के ब्याह पर शुरू हुआ। कैसे वो चिट्ठी, एक गुमनाम चिट्ठी, उसकी सीबीआई जांच के आदेश माननीय हाई कोर्ट देता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर, और उसके बाद उस चिट्ठी की जांच में जब सीबीआई के पास आती है और सीबीआई 18 लड़कियों को ढूंढने में कामयाब होती है जो वहाँ डेरा के अंदर रह करके आई और जिनके साथ ये सब हुआ, जिस्मानी शोषण जिनका हुआ, उन 18 लड़कियों में से सिर्फ 2 अदालत की दहलीज तक पहुंच पाती हैं। बाकी 16 जो है, जो आपने बात किया थ्रेट, बाकी 16 अगर नहीं आई तो वो उसी थ्रेट का नतीजा है, उसी खौफ का नतीजा है, और वो मामला जो है वो प्रभावित हुआ। नो डाउट कि उसमें कन्विक्शन हुआ राम रहीम को 2 लड़कियों के बयानों पर, लेकिन अगर ये थ्रेट ना होता, ये खौफ ना होता और वो 18 की 18 लड़कियां बयान देती आकर के, तो आप ये इमेजिन करिए कि ये मामला कितना बड़ा होता। और उसके अलावा मैं ये कहूँ कि हमारे गवाहों को लगातार थ्रेट हुआ। खट्टा सिंह हमारे सभी मामलों का एक की विटनेस थे। उनकी लाइफ को थ्रेट था। उन्होंने वो किस तरीके से हॉस्टाइल हुए और बाद में दोबारा एप्लीकेशन मूव हुआ बयान दर्ज करवाने के लिए, और उसमें उन्होंने हाई कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा कि उसकी फैमिली को, उसकी लाइफ को थ्रेट था, उन्हें धमकाया जा रहा था, जिस वजह से वो अपने बयानों से मुकरे। तो ये सारी चीजें, इन्हें दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। जितनी हत्याएं हुई, जितने रेप हुए, जितना जो है धमकियां दी गई, इन्हें बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। थ्रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिल्कुल कोई हमारे सामने घर के आकर के गोलीबारी करे, वही थ्रेट। अच्छा, 2002 में आपके फादर के ऊपर हमला हुआ, वो 28 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, उनकी डेथ हुई। तो उस दौरान आपकी एज 22 साल थी जी। तो आपका उस टाइम एक मेंटल स्टेटस क्या था, और आपके परिवार में किस तरह का, मतलब उस टाइम पीड़ा झेली, किस तरह का संघर्ष रहा उस दौरान? मैं 21-22 साल का नौजवान, जिसको बिल्कुल मैं ये कहूँ कि किसी तरीके का फिक्र फाका नहीं, किसी तरीके की कोई जिम्मेवारी नहीं, घर का जब बड़े बैठे हों तो इस तरीके की जिम्मेवारियां जो है वो कहीं ना कहीं वो नहीं होती हैं। एक कहा जाए कि एक केयर फ्री, यस। तो उसके बाद जिस तरीके का ये एक मोड़ है, फादर की हत्या हुई, उनके चले जाने के बाद फैमिली के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक नया संकट ये था। मेरे लिए तो इस तरीके का संकट था कि मैंने मेरा प्रेस से, जर्नलिज्म से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन एक नई जिम्मेवारी कंधों पर ये थी कि क्योंकि मैंने पब्लिकली ये कहा कि हम उनके अखबार को आगे चलाएं, और हमने उसे चलाया लगातार 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक, मैं ये कहूँ कि 1.5 दशक तक हमने उस अखबार को आगे कंटिन्यू पब्लिश किया, और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे। उसके अलावा ये कहा जाए कि जिस तरह की परिस्थितियां थी, एक थ्रेट तो था ही लाइफ के लिए, और एक नई जिम्मेवारी ये आई कि केस को लेकर, फादर के केस को लेकर के एक नई जिम्मेदारी थी। किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का, उसके बावजूद एक लंबी लड़ाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, और बिल्कुल मैं ये कहूँ कि सीमित संसाधनों के साथ हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, और एक चुनौती थी हमारे लिए। उसके बावजूद जो है, मतलब मैं कहूँ कि हम लोग जैसे जैसे घर से निकले तो कारवां बनता गया, लोग मिलते गए, लोगों ने सहयोग भी किया इस मामले में, बहुत सहयोग किया, वकीलों ने बहुत सहयोग, और ये मामला जो है वो जहाँ भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी हमें पूरा कॉपरेशन मिला उन लोगों का, और हमने इसको लड़ा। तीसरा ये कहूँ कि घर के
बड़े के चले जाने के बाद जो घर की जिम्मेवारी तो वो भी थी। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट कि हमारे लिए मतलब एक बड़ा पीड़ादायक था और चैलेंज था फैमिली के लिए। और इसको आज भी जब याद करते हैं तो बिल्कुल महसूस होता है कि बड़े संकट से गुजरे। अच्छा, अभी जो डेरा चीफ हैं गुरमीत राम रहीम, वो 2 मामले में कन्विक्टेड हैं और कुछ केसेस भी उनके ऊपर वो अभी अंडर ट्रायल है। तो वो क्या है, थोड़ा ब्रीफली आप उनको बताएंगे किस किस केस में वो कन्विक्टेड है और कौन से केसेस में वो अंडर ट्रायल है? डेरा हेड के खिलाफ रेप के मामले में सबसे पहला कन्विक्शन हुआ था 2017 में। 25 अगस्त 2017 को गिल्टी करार दिया गया उनको रेप के मामले में, जो एक अनोनिमस लेटर का मामला था जिसमें साध्वी का एक पत्र आया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम, जिसमें उसने मतलब बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि डेरा के अंदर किस किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और डेरा का हेड इनको अंजाम दे रहा है गुरमीत राम रहीम। और उसके अलावा उसने बताया कि डेरा में रह रही साध्वियाँ जो हैं, जिनके धर्म के नाम पर जिनका जिस्मानी शोषण किया जा रहा है, वो एक मामला वो था जिसमें 2 साध्वियों के बयान हुए और 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई 10-10 साल की। और उसके अलावा दूसरा मामला जब जनवरी 2019 में हमारे फादर के मामले में उसको कन्विक्शन हुआ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वो मामला था। तीसरा रणजीत सिंह मर्डर केस का मामला था जिसमें 2021 में कन्विक्शन हुआ उसको, जो 2024 में डेरा हेड और जो को एक्यूज थी उनकी अपील जो थी उस पर फैसला सुनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक्विट कर दिया उस मामले में। लेकिन वो मामला भी अभी सब जुडाइस है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन उसमें फाइल हुआ और वो चैलेंज हो रखा है जिसमें नोटिस हुआ है, तो वो मामला भी है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि एक कास्टेशन का मामला जो है, साधुओं को नपुंसक बनाया जाए, तो शायद पूरे वर्ल्ड में कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिले कि धर्म के नाम पर किस तरीके से डेरा में रह रहे सैकड़ों साधुओं को अपने डॉक्टर्स की टीम के जरिए उनके ऑपरेशन करके उनके अंडकोश निकाल दिए गए और उन्हें नपुंसक बना दिया। शायद ही कोई ऐसा मामला मिले, आप पूरी नजर दौड़ा लीजिए। और उस मामले का भी अभी ट्रायल जो है, उस मामले में कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि किस तरीके से साधुओं को डेरा के अंदर नपुंसक बनाया गया और ये एक बड़ा क्राइम है और इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए, सीबीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। मामला अभी सीबीआई कोर्ट पंचकुला में विचाराधीन है, उस मामले में गवाहियां चल रही हैं। लेकिन अब माजरा ये है कि जब एक मामला अंडर ट्रायल होता है जिसमें गवाहों ने आकर के अपने बयान दर्ज करवाने हैं, और ऐसी स्थिति में जब खासकर गवाह भी वो जो डेरा के अंदर रहे हों, उसके साधु रहे हों, जिन्होंने उस खौफ को झेला हो, देखा हो, वो डेरा हेड को कन्विक्शन के बाद उसके कस्टडी में चले जाने के बाद कहीं ना कहीं एक महसूस कर रहे थे कि उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं है और वो फ्रीली अपनी एविडेंस जो है वो कोर्ट में दे पाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बार बार पैरोल और फरलो को डेरा हेड को पैरोल और फरलो पर बाहर लाया जा रहा है, तो वो मामला प्रभावित हो रहा है, उसके विटनेसेस प्रभावित हो रहे हैं। उस मामले का जो कंप्लेनेंट है उसने एक एप्लीकेशन मूव किया है कि उसकी लाइफ को थ्रेट है। तो ये सारी चीज़ें, ये मामले, इसके अलावा पंजाब के अंदर एक गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेस का मामला है, वो अभी लंबित है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और जो एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला है, वो मैटर भी अभी सब जुडाइस है। अच्छा, जो डेरा हेडक्वार्टर है सिरसा में, वहाँ पे ये बताते हैं कि एक लंबी चौड़ी इनकी एम्पायर है। आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग कितना इनका यहाँ पे वर्थ है, क्या इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कितनी बड़ी इनकी एम्पायर है और क्या उसको कहा जाता है? डेरा सच्चा सौदा के बारे में कहा जाता है कि उसकी स्थापना जो है वो मस्ताना जी ने 1948 में की और उस समय वहाँ कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, कोई बड़ी ऐसी लैंड नहीं थी, एक कुटिया थी। उसके बाद जब दूसरे गुरु आए सतनाम सिंह, तो उनके टाइम में ये कहा जाता है कि 70 एकड़ लैंड जो है ऑन रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के पास थी। ये 1990 में सेकंड गुरु के जाने के बाद राम रहीम
ने जब से गद्दी संभाली और 1990 के बाद आज तक जो है वो 70 एकड़ से लेकर के वो 1000 एकड़ तक जो है वो सिरसा में, सिर्फ मैं ये सिरसा की बात कर रहा हूँ, सिरसा क्योंकि हेडक्वार्टर है डेरा सच्चा सौदा का, और यहाँ वो 70 एकड़ से 1000 एकड़ में फैल गया। मुझे लगता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जो है यहाँ अभी 700 एकड़ से प्लस जो लैंड है वो डेरा सच्चा सौदा होल्ड करता है। इसके अलावा जो आसपास के स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ छोटे छोटे डेरे और अलग से वो इन्होंने बनाए हैं अपने सत्संग घर, उनको अगर काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये मतलब थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो है वो एम्पायर इनका है। और यहाँ जो सिरसा के अंदर जो डेरा है वहाँ जिस तरीके से मतलब 1000 एकड़ के लगभग मैंने जिक्र किया, तो एग्रीकल्चरल लैंड थी ये सारी की सारी, और उस एग्रीकल्चरल लैंड को किस तरीके से वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी की गई डेरा के नाम पर, और उन बिल्डिंग्स में धीरे धीरे किस तरीके से वहाँ हॉस्पिटल बनाए गए, स्कूल बनाए गए, फैक्ट्रीज बनाई गई, कोई जूस फैक्ट्री लगाई गई, कोई अलग अलग से फैक्ट्रीज बनाई गई, कोई मार्केट बनाई गई, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मैं ये जिक्र करूं कि वहाँ एक बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो बनाई गई और प्लॉट्स बेचे गए, फ्लैट्स बेचे गए, मकान बना करके बेचे गए। तो वहाँ जो इनके श्रद्धालु जो यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे उनसे पैसा वसूला गया और उस पैसे की एवज में वहाँ एक बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बना करके और ये सब बेचा गया। और ये हैरानी की बात ये है कि ये सारा का सारा विदाउट एनी CLU, विदाउट एनी अप्रूवल ये सब चल रहा था, प्रशासन की बिल्कुल नाक तले ये सब होता रहा पिछले कई सालों से लगातार, और किसी ने मतलब किसी अफसर ने, किसी आला अधिकारी ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया गया। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि वो एक धार्मिक संस्था का स्कूल है या कॉलेज है तो वहाँ मतलब लोगों को, उनके श्रद्धालुओं को विदाउट एनी फीस या कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ मोटी फीस ले करके वसूल करके जो है बच्चों का दाखिला होता है। तो ये एक तरह से डेरा सच्चा सौदा ने अपनी अर्निंग्स के साधन, अपने रेवेन्यू के साधन बनाए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि वो कहीं मतलब स्कूल कॉलेजेस के या हॉस्पिटल के ज़रिए कुछ समाज सेवा कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट जाता है उससे मोटी फीस ली जाती है, कॉलेज स्कूल में भी दाखिले जो ऐसे ही होते हैं, और उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितने ये फ्लैट्स मकान जो है वो भी पैसे लेकर ही बेचे जा रहे हैं। ये एक नोटिफाइड विलेज है अब जो डेरा हेडक्वार्टर है जो यहाँ पे जंगल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक नोटिफाइड विलेज है और अभी ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा के पास जो ज़मीन थी वो आसपास के जो एडजॉइनिंग जो गांव हैं, बेगू, अरनिया वाली और नेजिया खेड़ा, 3-4 गांवों की ज़मीन जो है वो डेरा के साथ है। तो डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरीके से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया और उस सब को लीगल रूप देने के लिए गुपचुप तरीके से कैसे एक अलग गांव जो है वो नोटिफाई करवाया गया, ये पिछली कांग्रेस सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद ये चैलेंज हुआ, आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों ने चैलेंज किया जिनकी ज़मीनें काटी गई। तो ये एक शाह सतनामपुरा के नाम से एक अलग गांव बना दिया गया ताकि जितनी भी डेरा के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं विदाउट एनी CLU उनको लीगलाइज किया जा सके और उसमें किसी तरीके की आपत्ति ना आए। और भी बहुत सारी ऐसे कह सकते हैं कि स्टेट की जो स्कीम्स हैं जिनके तहत एक गांव को, एक पंचायत को फ़ायदे दिए जाते हैं, वो बेनिफिट्स लेने के लिए ये एक रास्ता निकाला गया एक अलग पंचायत का। अदरवाइज मुझे लगता है कि डेरा सच्चा सौदा अगर एक धार्मिक डेरा है और उसने अपना एक अलग वो सारा साम्राज्य बना रखा है तो उसको पंचायत की ज़रूरत, अलग पंचायत की ज़रूरत क्या है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा था और इसी के तहत ये नोटिफिकेशन हुआ। अभी वो जो है वो चैलेंज हो रखा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वो मामला अभी अदालत में विचारा है। तो लेकिन ये जो डेरा फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा रिलीजियस एक इंस्टीट्यूशन है और वो सोशल सर्विस करते हैं, और उसी रिलीजियस डेरा होने के कारण और सोशल सर्विस के कारण बहुत लंबी एक इनकी फॉलोइंग भी बताते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? नो डाउट कि डेरा सच्चा सौदा के लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारा ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और इसकी मार्फत वो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा भी करते हैं, हम परमार्थ के काम भी करते हैं। और लेकिन ये बार बार ये सवाल मीडिया में आया कि डेरा सच्चा सौदा एक धार्मिक संस्था है और वो जिस तरीके से वो मतलब समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो जब ये मर्डर के, रेप के मामले जब अभी अंडर ट्रायल थे तो मीडिया में सवाल उठते रहे जब राम रहीम पर आरोप लगे। तो मैंने लगातार इस बात का जवाब दिया था मीडिया में कि कोई व्यक्ति अगर समाज सेवा कर रहा है, वो जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जितने बड़े लेवल पे भी समाज सेवा क्यों ना कर रहा हो, तो क्या उससे समाज सेवा करने के बाद रेप और मर्डर करने का लाइसेंस दे दिया जाता है? यदि ऐसा है तो फिर आप सभी समाज सेवकों को ये लाइसेंस दे दीजिए कि आप जितने मर्जी मर्डर कीजिए, रेप कीजिए, आपके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चला है। तो समाज सेवा की आड़ में, धार्मिक डेरे की आड़ में आप जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसकी इजाजत आपको कौन दे रहा है? दूसरी बात ये कि समाज सेवा की आड़ में जो आप एक इतना बड़ा साम्राज्य फैला रहे हैं, जो लोगों से अरबों रुपए की अकूत संपत्ति जो उगा रहे हैं, और समाज सेवा की आड़ में जिस तरीके से आप लोगों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आपने कैसे वहाँ धर्म के नाम पर जो आपकी साधुयां बन करके आई उनका आपने जिस्मानी शोषण किया। धर्म के नाम पर आपके जो वहाँ साधु बन करके आए उनके आपने अंडकोश निकाल के उनको नपुंसक बना दिया। और दूसरी बात, उसके बाद धर्म के नाम पर आपने लोगों को ये कहा कि आप परमार्थ के लिए अपने प्रॉपर्टी का 10वां हिस्सा जो है 10% वो आप डोनेट कीजिए डेरा सच्चा सौदा को। और लोगों से आपने किस तरीके से उनकी एग्रीकल्चरल लैंड और उनकी प्रॉपर्टीज के हिस्से जो है लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच कर या डेरा के नाम करवा दी गई। ऐसा भी देखने में आया कि कैसे लोगों ने अरबों रुपए की संपत्तियां जो हैं वो डेरा को डोनेट कर दी, और किस तरीके से आप लोगों को धर्म के नाम पर निचोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जब समाज सेवा की बात आती है तो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके हॉस्पिटल में आप किन लोगों को, आप जिन लोगों से सेवाएं ले रहे हैं, जिनसे आप समाज सेवा करवा रहे हैं, या जिनसे आप ये पैसा और प्रॉपर्टी वसूल रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ एजुकेशन दिया, कहाँ आपने हेल्थ सर्विसेज दी? आप कोई एक एग्जांपल बताइए। तो आपने तो ये सारा का सारा कमाई का जरिया बना लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। परमार्थ के नाम पर अगर आप ये कहें कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसी समाज सेवा की आड़ में आपने देश को, प्रदेश को सैकड़ों बार, दसियों बार आपने दंगों की आग में झेला। ये आपको ये सीख कौन दे रहा है कि आप लोगों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करें और अपने फायदे के लिए उनको सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए भेज दें? ये सिखलाई कौन दे रहा है? सिरसा में कितनी बार दंगे हुए, कितनी बार कर्फ्यू लगा। अभी 2017 में जब गुरमीत राम रहीम के खिलाफ वर्डिक्ट आया, उससे पहले न जाने कितनी बार प्रदेश में, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हुए 2006 में सीबीआई के खिलाफ। पूरा चंडीगढ़ जो है उसको जैम कर दिया है। तो ये हजारों की, लाखों की भीड़ वहां पहुंच गई चंडीगढ़ में और सारे चंडीगढ़ में फैल गए। तो बड़ी बात यह है कि वहां आने वाले फॉलोअर्स को ये मालूम नहीं था कि वो वहां किस काम के लिए आए। तो ये आप लोगों का धर्म की आड़ में जो फायदा उठा रहे हैं, ये गलत है। चाहे आप समाज सेवा के नाम पर उन्हें जहां मर्जी, अभी 2017 में जब वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट के वक्त आपने वहां लोगों को
को कैसे इकट्ठा किया पंचकुला के अंदर, सिरसा के अंदर, और उसके बाद जो लोग मारे गए, उनके परिवार उजड़ गए, उनका क्या हुआ और नुकसान लोगों का हुआ, डेरा की मैनेजमेंट या डेरा के मुखिया या उसके परिवार का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में और समाज सेवा की आड़ में आपने लोगों को दंगे फैलाने के लिए सड़कों पर उतारा। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा की आड़ में आप जो कुकृत्य कर रहे हैं, उस पर आप पर्दा मत डालिए। आपका मुखिया जो है वो रेप और मर्डर जैसे हीनियस क्राइम्स में सजा याफ्ता है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। So this was Anshul Chhatrapati, who fought a long legal battle to get his father's killer convicted in the court, and in fact he still is struggling on various fronts to ensure that other victims of the violence from the Dera side get justice. He had strong objections on the repeated parole which is being given to the Dera chief Gurmeet Ram Rahim Singh. This is Dipender Deswal for the Tribune in Sirsa.